हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आप सबने आर्मी पब्लिक स्कूल की जो सीएसबी टेस्ट है वो आपने क्वालिफाई करी है, उसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ। और अब आपके पास सीएसबी स्कोर कार्ड है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि अब स्कोर कार्ड का करना क्या है और आगे की प्रोसीजर कैसे फॉलो करनी है। तो आज की इस वीडियो में उससे ही रिगार्डिंग है कि जो सवाल आ रहे हैं कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो कौन से कॉलम में क्या फिल होना चाहिए और जो न्यू अपडेटेड फॉर्म है उसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्योंकि मैंने पहले भी इसमें वीडियो डाली हुई है पर कुछ चेंजेस आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जिस आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए अप्लाई करनी है उसकी वेबसाइट पे जाके वहाँ से उनके कैरियर सेक्शन से ये फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। तो ये आपको फॉर्म कुछ इस तरह की रहेगी और ज़्यादातर ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कि कौन से फील्ड में आपको क्या भरना है। तो अगर आपका अब ये वाला जो मैंने फॉर्म ओपन किया है वो पीआरटी के लिए है, तो एप्लीकेशन जो आपका है ये कौन सी पोस्ट के लिए रहेगा तो आपको यहाँ पे लिख देना है। और आप सब्जेक्ट कौन सा आप टीचिंग, जैसे पीआरटी है तो पीआरटी में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपको कौन सा सब्जेक्ट सूटेबल है जो आप पढ़ाना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, तो यहाँ पर आपको वो मेंशन कर देनी है। आगे बात करेंगे जैसे यहाँ पे आपके के जो स्कोर हुए हैं, जैसे सीएसबी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो ये सारे ऑप्शन थोड़े से यहाँ पे नए आ गए हैं जो शायद पहले नहीं होते। तो ये आपने ये पूछा गया है कि आपके जो स्कोर कार्ड है उसमें क्या है, यहाँ पर आपके मार्क्स के बारे में पूछा गया है कि मार्क्स कितने आए हैं, ओवरऑल कितने बने हैं। पेपर ए में आपको जैसे कि आपने जो दिया था, अगर टीजीटी के लिए दिया था ना तो आपका पार्ट ए पार्ट बी दोनों था, तो पार्ट ए में कितना आया है वो आपको यहाँ लिखना है, पार्ट बी में कितना आया है वो यहाँ लिखना है, और ओवरऑल परसेंटेज आपकी कितनी आई है वो आपको इधर मेंशन करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और सीटेट टेस्टेड क्वालिफाइड किया है आपने जो, अगर तो उसका डेट और ईयर आपको लिखना है। और इसके अलावा आपको लिखना है क्या, टीजीटी या फिर पीआरटी जिसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अब मैंडेटरी ओनली फॉर पीआरटी स्पेशल एजुकेटर, अगर आप स्पेशल एजुकेटेड के लिए कर रहे हैं देन आरसीआई रजिस्ट्रेशन, ये अलग नंबर है जो कि सिर्फ स्पेशल एजुकेटर के लिए है, सबके लिए नहीं है। ठीक है। साथ ही साथ सवाल बहुत सारे आ रहे हैं कि जो डिमांड ड्राफ्ट है कैसे भेजनी है, कहाँ भेजनी है। तो आपकी डिमांड ड्राफ्ट जो जाएगी वो इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट निकालेंगे आप, इसको फिल करने के बाद इसकी प्रिंट निकाल लीजिए या फिर प्रिंट निकाल करके अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग में इसको फिल कर लीजिए। और उसके साथ आपको 100 रुपीज़ की डिमांड ड्राफ्ट होगी, और डिमांड ड्राफ्ट की पे जो नाम लिखा होगा वो उस आर्मी पब्लिक स्कूल का होगा जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके नाम से होगी। तो उस नाम आर्मी पब्लिक स्कूल, जैसे कि आपने आर्मी पब्लिक स्कूल अपने आसपास का जो भी है वहाँ का एड्रेस देख लीजिए, उसका नाम देख लीजिए और उस जगह का नाम आपको वहाँ पे लिख देना है। तो उस नाम पे लिख देंगे, और आप चाहे तो उसका नंबर है तो आप उसे कॉल करके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पर्सनल डाटा में नाम और आपका जो है ना सन डॉटर ऑफ फादर नेम मदर नेम जो भी आपको यहाँ लिखना लिखिए, डेट लिखनी है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, नेशनलिटी, ये सब तो सेम है जैसे पहले हुआ करता था। बाकी आपकी अगर आप प्रेजेंटली कहीं पे ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो उसकी डेजिग्नेशन और उसकी डिटेल पूरी लिखनी है। ठीक है। अगर आपने कभी कोई काम किया है तो डालिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, ये मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है ये कॉलम। फैमिली लाइफ है, अगेन मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि फैमिली लाइफ में आपको लिखना है कि आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, विडोड हैं, जो भी आपको यहाँ पर लिख दीजिए। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, उनके एज और उनके सेक्स के बारे में भी यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपने लाइफ में कभी कोई सुपीरियर चार्ज अथॉरिटी ली हुई है, यानी कभी किसी अच्छे पोस्ट के लिए आपने भी किया हुआ है, तो वो सब भी आपको मन है तो आप लिख सकते हैं अगर आपने किया है तो। अब आगे बात आती है एजुकेशनल बोर्ड्स और रिकॉर्ड्स की, क्वालिफिकेशंस की। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको 10th से स्टार्ट करना है, जैसे इन्होंने स्टार्ट किया 10th से, तो आपको 10th के बारे में लिखना है, 12th के बारे में लिखना है, डिग्री, बीएड, पोस्ट ग्रेजुएट। तो इस तरह से ऑर्डर को, फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट किससे करना है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप स्टार्टिंग की जो भरेंगे ना तो वो आपने होनी चाहिए 10th की। 10th के बाद आपको सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th की, फिर आपकी ग्रेजुएशन की और फिर आपके बीएड की। और अगर इन द केस आपने पीजी ये पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे डाल दीजिए,
जितने मार्क्स मिले हैं, जितने परसेंटेज हैं, जो डिवीज़न है, ईयर ऑफ पासिंग और जो सब्जेक्ट आपने लिया है और नेम। और ये जो आपने यहाँ पे 4 जो कॉलम्स हैं इनको भरा है आपने, इन सब की ज़ेरॉक्स कॉपी, इनके मार्क्स कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, किसी बाहर से अटेस्ट नहीं करा। सेल्फ अटेस्ट का मतलब ये होता है कि आपकी मार्क्स कार्ड के ऊपर आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए, उसको हम सेल्फ अटेस्टेड कॉपी बोलते हैं। वो आपको इसके साथ अटैच कर देनी है, चाहे तो आप स्टेपलर के थ्रू स्टेपल कर सकते हैं अलॉन्ग विथ डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू द कॉरेस्पॉन्डेंस और रेगुलर। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो आपने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया है या रेगुलर किया है। सपोज कि आपने इग्नू वगैरह से अगर कॉरेस्पॉन्डेंस किया है तो वो यहाँ लिखना है। क्या आपने CSB एग्ज़ाम क्लियर किया है तो डेट और ईयर उसकी मेंशन करनी है, परसेंटेज और जो भी चीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं अकॉर्डिंग टू CSB स्कोर कार्ड। सो सपोज यू आर एलिजिबल फॉर PRT, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे PRT लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे PRT लिख देंगे। ओके, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो आप पढ़ाना चाहते हैं, जो भी आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं जिसको आप पढ़ाने में अच्छा महसूस करते हैं, आप कन्वीनियंट महसूस करते हैं। अब नेम ऑफ द क्लासेस वुड यू प्रीफर टू टीच विथ सब्जेक्ट्स। अब जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप क्या क्या कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ाना चाहेंगे, वो क्लासेस के नाम और वो सब्जेक्ट्स के नाम, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ाना चाहेंगे वो सारे में लिखने हैं आपको। फिर अगर आपने NCC वगैरह किया है तो वो सब लिखना है। अब यहाँ पे मेरिट स्कॉलरशिप वॉन अगर है तो कुछ ऐसा डालना है, अदरवाइज को छोड़ दीजिए। लैंग्वेज यू कैन रीड राइट एंड स्पीक फ्लुएंटली। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, लैंग्वेज लिखनी है कि जो आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो और बोल भी सकते हो। तो ऐसी रीड करने वाली आपने कौन कौन से लैंग्वेज पढ़ सकते हो, यहाँ 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो 5 ऑप्शन में जरूरी नहीं कि 5 के 5 ऑप्शंस आपको फिल करने हैं। सपोज करो आप एक लैंग्वेज जानते हो या 2 लैंग्वेज जानते हो, जनरली आप 2 लैंग्वेज तो आपको आनी ही है। जैसे कि आपकी इंग्लिश तो आनी ही है, उसके साथ जो भी आपका एक लैंग्वेज है, हिंदी है, अदरवाइज समथिंग एल्स, तो जो भी है 2 या 3 लैंग्वेज आपको जो आती है और आप पढ़ सकते हैं, दैट यू कैन राइट हियर। इफ़ यू कैन राइट लैंग्वेज मोर दैन 2 लाइक हिंदी, इंग्लिश और समथिंग लाइक, तो वो सारे इसमें फिल कर दीजिए। आप बोलने में कौन कौन से लैंग्वेज में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, सो यू कैन मेंशन हियर ऑल दोज लैंग्वेज। फिर क्या है, आपने कुछ ऐसा मैगजीन ये सब तो मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो इसको मैं छोड़ देती हूँ। अब एक्सपीरियंस देखिए, एक्सपीरियंस का ये जो कॉलम है ना, ये नया अटैच हुआ है। तो फिल द पर्टिकुलर्स, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग विथ योर अपॉइंटमेंट इंक्लूड जेरोक्स। तो ये देखिए, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपका जो है ना कमेंडेटरी है। ये आपकी अगर एक्सपीरियंस है, आपने किसी स्कूल में एज अ PGT वर्क किया है, आपने TGT वर्क किया है या फिर आज आपने PRT मेंशन किया वर्क किया है, तो यू कैन राइट कि आपने कौन से डेट से लेके कौन से डेट तक किया है, फ्रॉम टू लिखना है। और जिस भी स्कूल, कॉलेज या जिस भी किंडरगार्टन में आपने किया है तो उसका नाम लिखना है, सब्जेक्ट क्या क्या लिया है, क्लासेस आपने कितने कराए हैं, जो जो जिस क्लासेस को आपने पढ़ाया है, बेसिकली लाइक सपोज करो आपने सेकंड को पढ़ाया, थर्ड को पढ़ाया, और उस क्लासेस में बच्चे की संख्या कितनी थी वो लिखनी है। तो टोटल एक्सपीरियंस आपका कितने महीने, कितने साल, तो यहाँ पर आपको ईयर्स में लिखना है। तो बेसिकली आप ईयर्स में लिखोगे कि 1 ईयर, 2 ईयर, जो भी एक्सपीरियंस आपका है आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो प्राइमरी की तरह आपने काम किया है या फिर अगर आपने किंडरगार्टन किया है तो किंडरगार्टन के एक्सपीरियंस को ये नहीं पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल भी यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने डू नॉट मेंशन किंडरगार्टन एक्सपीरियंस, तो अगर आपने किंडरगार्टन के बच्चों को पढ़ाया यानी KG के बच्चों को पढ़ाया है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर एप्टीट्यूड है, अब किस सब्जेक्ट को, ये वाला भी पहले से ऑलरेडी था तो मैंने ये सब करा दिया है आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले से करा रखी है, इसमें कुछ भी नहीं है लिखना है। मुझे थोड़े से कमेंट्स आए थे, मैं उनको भी लूँगी कि वह उस कमेंट्स में उन्होंने जो पूछा है ना, मैं उसके पर्सनली जवाब दूँगी। तो देखो, सारे आपके टेस्टिमोनियल्स जो है ना, आपको अटेस्ट करके क्लास 10th ऑनवर्ड से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तक, अगर आपने एक्सपीरियंस को मेंशन किया है तो आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यानी कि सपोज करो आपके अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या हो सकता है, आपका अपॉइंटमेंट लेटर हो सकता है, या आपने जब स्कूल को छोड़ा होगा तो कोई आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनसे आपने ली होगी, तो उसकी एक जेरोक्स कॉपी डाल सकते हैं। और CSB स्कोर कार्ड और CTET या फिर STET जो भी आपने क्वालिफाई किया है तो उसकी भी प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अगर आपने CSB के साथ साथ आपका CTET या STET है तो उसकी भी ज़ेरॉक्स कॉपी आपको डालनी है। साथ में बैंक ड्राफ्ट 100 रुपीज़ का। अब जैसे मैंने ये जो फॉर्म लिया है ना, ये लिया है आर्मी पब्लिक स्कूल बैंगलोर की, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मेंशन है, देखिए कि कौन से नाम पे डिमांड ड्राफ्ट बनानी है। तो लिखा है आर्मी पब्लिक स्कूल पेएबल एट बैंगलोर। सो आर्मी पब्लिक स्कूल बैंगलोर यहाँ पे लिखनी है। बट
ठीक है। अगर आपका आर्मी पब्लिक स्कूल जिस भी आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए कर रहे हैं उस आर्मी आर्मी पब्लिक स्कूल बस लिख देनी है और साथ में उस सिटी का नाम लिख देना है, तो आपके उन्हीं के अकाउंट में जाएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। तो ये सारी बातें हो गई। अब मैं देखती हूँ आपने जो जो पूछा उनके जवाब। अब अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने एक ओपन की है आर्मी पब्लिक स्कूल के कामराज रोड बेंगलुरु की वैकेंसी, जो हमारे घर के नियरेस्ट है। तो यहाँ की आप देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे पोस्ट है ना वैकेंसी टाइप, बच्चे बार बार पूछते रहते हैं कि परमानेंट है, टेम्परेरी है, क्या है। तो बार बार मैं बोलती भी हूँ, आपको बताती भी हूँ कि देखिए जब भी जो वैकेंसी आएगी ना, दोनों तरह की वैकेंसी आएगी, तो आप यहाँ पे गौर से देखिए ध्यान से कि ये परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी है। एक वैकेंसी है किसके लिए, पीजीटी फिजिक्स, बिजनेस स्टडी, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन, इन सब की परमानेंट एक वैकेंसी है। टीजीटी मैथमेटिक्स की परमानेंट वाली 2 वैकेंसी है। टीजीटी हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स की परमानेंट वाली 1 वैकेंसी है। प्राइमरी टीचर की 3 वैकेंसीज है। और प्राइमरी टीचर फिजिकल एजुकेशन, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को प्रीफर किया गया है कि उनको वरीयता दी जाएगी, उनकी प्राथमिकता दी जाएगी, उनकी 2 है। प्राइमरी टीचर स्पेशल एजुकेटर की 1 है। पीजीटी मैथ्स की एडहॉक बेसिस पे। अब देखिए ये दोनों तरह की वैकेंसी होती है, मैं बार बार बताती आई हूँ। तो परमानेंट वाली वैकेंसी खत्म हो गई, अब ये एडहॉक वाली है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी जिसको आप बोलते हो, जिसको टर्न बेस्ड वैकेंसी भी कहते हैं। तो ये पीजीटी मैथ्स की 2 वैकेंसी है। पीजीटी फिजिक्स की भी 1 है। पीजीटी बिजनेस कॉमर्स की भी 1 है। और पीजीटी लीगल स्टडीज़ की 1 है। पीजीटी सोशियोलॉजी की 1 है। पीजीटी इकोनॉमिक्स की 2 है। फिजिकल एजुकेशन की 1 है। टीजीटी इंग्लिश की एडहॉक या फिर फिक्स टर्म वैकेंसी 4 है। टीजीटी हिंदी की एडहॉक या फिर फिक्स टर्म 1 है। संस्कृत की, अब ये सारे पोस्ट परमानेंट नहीं है। टीजीटी साइंस है। टीजीटी सोशल साइंस की 2 है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की है। स्पेशल एजुकेटर की है। आर्ट एंड क्राफ्ट की है। तो ये सारी जो वैकेंसीज आपको दिख रही है ना, वो कोई तो परमानेंट है, ऊपर की जो मैंने दिखाई, उसके बाद एडॉक्ट है, एडॉक वैकेंसी और फिक्स टर्म वैकेंसीज हैं। तो बिल्कुल आप ना दोनों तरह की वैकेंसीज है। और एलिजिबिलिटी पहले से मैंने बता रखी है कि आपकी एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए, वैकेंसी होनी चाहिए परमानेंट के लिए जो वैकेंसी है ना, कि आपकी एज 40 ईयर्स की होनी चाहिए। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस अब तक नहीं है तो बिलो 40 ईयर्स होनी चाहिए। और हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एज मैक्सिमम 57 ईयर्स हो जाएगी आपकी। और कंप्यूटर लिटरेसी मैंडेटरी होगा सभी पोस्ट के लिए। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश मीडियम इज़ मैंडेटरी। इंटरव्यू उनका ही होगा जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे। और जो टेंटेटिवली डेट है ना, वो दी गई है जनवरी 2024। तो ऑलमोस्ट सभी जगह की यही डेट चल रही है। थोड़ा सा आगे पीछे किसी का फेब में मिलेगा, किसी का जनवरी लास्ट में मिलेगा, लेकिन ये फरवरी से ज़्यादा नहीं जाएगी, मार्च में नहीं जाएगा। जनवरी और फरवरी में इनकी वैकेंसी होती है, जिसमें कि क्या है, आपको जो एप्लीकेशन देना है ना, बिल्कुल हार्ड कॉपी ही एक्सेप्टेड है। आप सॉफ्ट कॉपी या मेल के थ्रू आप भेजेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फिल करके एनक्लोजर डालना है। और इन्वेलप के ऊपर, हाँ इन्वेलप पे मुझे ये भी कमेंट आया था कि इन्वेलप जो देना है ना, तो आपको एक खाली इन्वेलप अंदर डालना है, जिससे कि आपको ये भेजेंगे आपके लिए कॉल लेटर इंटरव्यू के आने के लिए। अगर आप खाली इन्वेलप नहीं डालेंगे तो फिर आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए उस खाली ब्लैंक इन्वेलप पे, के ऊपर में आप अपना एड्रेस लिख देंगे और ब्लैंक इन्वेलप को वैसे ही उस इन्वेलप के अंदर डाल दीजिएगा, जिसमें कि वो आपको इंटरव्यू लेटर भेजेंगे। हाँ, अगर आप ये नहीं डालेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको ये इंटरव्यू लेटर नहीं भेजेंगे, आपको सिर्फ ये मेल कर देंगे। तो बेहतर होगा आप एक इन्वेलप डाल दीजिए, सेल्फ एड्रेस लिखा हुआ, आपके खुद का एड्रेस लिखा होना चाहिए उस पर। ठीक है, आगे देखिए वो जो एलिजिबिलिटी जो एडहॉक और फिक्स टर्म की एलिजिबिलिटी अलग है। ठीक है, आगे देखिए कोई भी एप्लीकेशन जो आपने ईमेल से किया है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है ना, वो सुपर स्क्रिप्ट और इन्वेलप मेंशनिंग द पोस्ट। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने इन्वेलप, जो आपका मेन इन्वेलप है जिसमें आपने आर्मी पब्लिक स्कूल को लिख रहे हो, मेन इन्वेलप जो है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये सपोज करो ये इन्वेलप है जो आप भेज रहे हैं, तो इसमें आपको सबसे ऊपर में क्या लिखना है, आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उस पोस्ट का यहाँ पे, जैसे कि आपने क्या किया है, पीआरटी के लिए किया है, तो आपको पीआरटी लिख देना है छोटा सा। ठीक है, जैसे आप अपने इन्वेलप में लिख देते हैं ना, आप राखी भेजते हैं तो राखी लिखते हैं, ठीक वैसे ही पीआरटी लिख देना है। क्योंकि वहाँ क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं तो उनको उसको सेपरेट करने में इजी होता है, तो उन्होंने लिखा हुआ ऐसा मेंशन यहाँ पे कर दिया है। आप कहीं के लिए भी करें तो ऐसा कर देंगे तो अच्छा होगा। तो आप क्या करिए, जो आपने लिखा हुआ है, जो इन्वेलप आप कर रहे हैं, उस इन्वेलप पे लिख सकते हैं कि आपने कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जो आपने, वो इन्वेलप के ऊपर मेंशन कर दीजिए। ठीक है,
और आपको क्या करना है, ये फॉर्म डालना है। फॉर्म के साथ साथ अपने सारे 10 से लेके जो भी आपका क्वालिफिकेशन है बीएड तक का सारा आप उसके मार्क्स कार्ड, स्कोर कार्ड, जो मार्क्स कार्ड की एक कॉपी जेरोक्स आपको डालनी है। साथ में 100 रुपीज़ का डीडी जाएगा और एक आपका आपके घर का एड्रेस लिखा हुआ इन्वेलप आप डाल देंगे, तो ये आपको बाई पोस्ट भी आपके नाम पे इंटरव्यू लेटर भेज देंगे। ठीक है, ये भी चीज़ें आप डाल दीजिए। और जो आप कैसे भेज सकते हो, अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने पूछा डायरेक्ट जाके हम दे सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे डायरेक्ट जाने का ऑप्शन है तो कर सकते हैं, बट इन्होंने लिखा है कि जो है ना ये आपको पोस्ट करना है, कुरियर करना है या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है, हाथ से जाके नहीं देना आपको। ठीक है, डायरेक्ट जाके नहीं देना आपको, बाई पोस्ट या फिर कुरियर या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट, जनरल पोस्ट से भी नहीं भेजना है। और उस एड्रेस पे भेजना है। कौन सा एड्रेस है, तो यहाँ जो एड्रेस दी हुई है ना, तो यहाँ पे एड्रेस दी हुई है प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल, जो भी एड्रेस है आप यहाँ पर करना है। और ये एप्लीकेशन पहुँच जाना चाहिए 31 जनवरी 2024 के पहले, अदरवाइज़ आपका अगेन रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। अगर 31 के बाद पहुँचेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। भले ही आपने 100 रुपीज़ की डीडी दी, वो भी आपका वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उस चीज़ को, तो आपका 100 रुपीज़ की डीडी भी वेस्ट चली गई। वो आपको रिटर्न भी नहीं करेंगे, कोई रिप्लाई भी नहीं करेंगे। तो बेसिकली आपको 31 जन के पहले यहाँ पे पहुँचाना है। और बाकी जगह की जो डेट है, तो डेट, लास्ट डेट का बहुत खास ध्यान रखिएगा। तो जितनी जल्दी से जल्दी आप भेज देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इधर उधर ज़्यादा गड़बड़ होने की चांसेस कम रहेगी। तो आप जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। तो अगर बात करूँ कुछ क्वेश्चंस की, तो जो आपके सवाल आए हैं उसमें से ये रहा कि क्या ये जो यहाँ पर आपका जो है ना कि तो लगे हाँ, तो आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं। ये मुझे सवाल आया है जिन्होंने लिखा है कि ये डीडी बनाने के बाद उसको एप्लीकेशन के साथ वो स्कूल ले जाना होता है क्या ऑफलाइन प्रोसीजर में। तो वो स्कूल आपको ले जाना नहीं होता है, आपको बाय पोस्ट भेजना होता है। आप लेकर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाला आप ध्यान रखिएगा कि आपको लेकर नहीं जाना है। फिर देखिए यहाँ पे इन्होंने किया है पौमिता घोष ने, इन्होंने लिखा है कि डिमांड ड्राफ्ट एप्लीकेशन। ये अगला कमेंट मैं पौमिता घोष जी का ले रही हूँ। इन्होंने लिखा है कि मैम डिमांड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कैसे सेंड करें, एक ही इन्वेलप के अंदर बोथ सेंड कर सकते हैं या कोई और प्रोसेस है। ठीक है, अब डेफिनेटली आपको डिमांड ड्राफ्ट जो है ना उसी बिल्कुल उसी इन्वेलप में डालना है जिस इन्वेलप में आप एप्लीकेशन फॉर्म भेज रहे हैं। नहीं तो उन्हें कैसे पता होगा आपके ने ये डिमांड ड्राफ्ट उनको क्यों भेजा है। तो आपका जो एप्लीकेशन है उसके साथ ही डिमांड ड्राफ्ट होनी चाहिए, और उसके साथ ही एक मैंने बताया जैसा कि ब्लैंक इन्वेलप जिसपे आपका एड्रेस लिखा हो, वो वाला इन्वेलप भी डाल दीजिएगा। साथ में मार्क्स कार्ड की जेरोक्स कॉपी डाल दीजिएगा। तो आपका आंसर दे दिया मैंने। हाँ ठीक है, ये वाला भी हो गया। और हाँ, इन्होंने पूछा है अंशु तोमर जी ने कि नंबर 5 में सीएसबी में ओएसटी के मार्क्स लिखने हैं क्या। हाँ जी, तो आपको सीएसबी में ना उन्होंने जो मेंशन किया है ना कि कितने मार्क्स आपके स्कोर हुए हैं, तो वो आप लिख सकते हैं और वही लिखना है आपको, वही मार्क्स जो सीएसबी स्कोर कार्ड में आपने ना पार्ट ए पार्ट बी में कितने कितने आए वो आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, और एक बार मैं उस फॉर्म पे चल के एक बार और आपको बता देती हूँ। ये अमृता जी हैं जिन्होंने लिखा है कि मैम प्रीवियस ईयर ऑक्यूपेशन में सिर्फ आर्मी पब्लिक स्कूल का एक्सपीरियंस हो तो ही लिखना है क्या। नहीं, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ आर्मी पब्लिक स्कूल का ही लिखना है। आपने अगर कोई भी स्कूल में वर्किंग करी है तो आप उसका लिख सकते हो, स्कूल का नाम लिख सकते हैं, और साथ में आपको उसके लिए एक सर्टिफिकेट उसको वेरीफाई करने के लिए डालनी है, चाहे वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर हो या फिर आप उसमें कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये आपको मेंशन करनी है। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि सीपीटी का टाइमिंग क्या होता है। तो सीपीटी का जो यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ना, इसके लिए वैसी कोई एकदम फिक्स टाइमिंग नहीं होती है, डिपेंड्स करता है कि आपको कितना समय लगता है बनाने में। पर हाँ, मैं आराम से टाइम लिमिट बहुत अच्छी होती है कि आप आराम से कंप्लीट कर लें अपना वर्क। आप 1 घंटे तक भी कर सकते हैं, आपको बहुत सारे लोग 15-20 मिनट में भी ये काम को कर सकते हैं। तो टाइम इनफ होती है, कोई जल्दबाजी नहीं और कोई ऐसा टाइम भी फिक्स नहीं है कि कब होगा। ठीक है, ये भी है। और ठीक है, ओके ठीक है, एक बार मैं नंबर 5 सीएसबी का जो मार्क्स है वो दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए फॉर्म का ये जो 5th कॉलम है जिसके बारे में पूछा है आपने, तो मैं बता दे रही हूँ। हैव यू क्लियर्ड सीएसबी डेट एंड ईयर। तो आपने जब आपका सीएसबी का जिस दिन रिजल्ट आया था ना, उसकी डेट और ईयर लिख देनी है यहाँ पे। सपोज करो कोई भी डेट, जो भी आपकी डेट में आपका रिजल्ट आया वो डेट और ईयर लिख देना है। ठीक है,
साथ ही साथ आपको परसेंटेज लिखना है कि आपको कितना मिला, और तीनों में से जो भी, सपोज करो आपको पीआरटी के लिए हुआ है तो आपको टीजीटी पीजीटी को कट कर देना है, पीआरटी के लिए सेलेक्ट हुआ है तो वो कर देना है, यहाँ पे लिख देना है आपको, ठीक है। पीआरटी के लिए आपको यहाँ पे लिख देना है पीआरटी, ओके, और परसेंटेज आपकी यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। और सब्जेक्ट अगर पीआरटी के लिए है तो सब्जेक्ट यहाँ पे ऑल लिख देना है, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट पीआरटी के होते हैं। अगर हाँ टीजीटी पीजीटी है ना, तब आपको ऑल नहीं लिखना है, तब आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। इसके अलावा भी कुछ और कमेंट अगर आपके होंगे, कुछ और भी चीज़ें आपको पूछनी होगी तो आप कमेंट कर लीजिएगा इस वीडियो के नीचे, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगी, जिससे कि आपको डिले ना हो फॉर्म भरने में। और जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म को फिल करके सबमिट मतलब पोस्ट कर दीजिए, ताकि किसी भी तरह से आपको रिजेक्ट ना हो फॉर्म, क्योंकि अगर आपके जो डेट है उसके बाद जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, आपके 100 रुपीज़ और सारी एफर्ट जो है वो भी वेस्ट जाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी पोस्ट कर दीजिए। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की डाउट हो, कमेंट जरूर कीजिए और पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।